हाँ भाई देखो, आज से अपन शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंदर अपन आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामान्य परिचय। देखो, सबसे पहले बात जो आती है वो ये आती है कि भूगोल जो शब्द है उसका निर्माण कैसे हुआ है, पहली बार प्रयोग किसने किया, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये सारी बातें अपन इसमें करते हैं। तो भूगोल जो शब्द है वो मूलतः किस भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का है? लैटिन। और लैटिन को आप क्या बोल सकते हो बेटा? ग्रीक भाषा। तो भूगोल शब्द लैटिन और ग्रीक भाषा का है, जो दो शब्दों से बना है, एक तो जियो और एक ग्राफो। जिसमें जियो का तो जो अर्थ होगा वो तो होगा पृथ्वी, और ग्राफो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उल्लेख करना, या फिर हम कह सकते हैं इसी को ही वर्णन करना। अर्थात जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? दोनों को जोड़े तो पृथ्वी का उल्लेख करना या पृथ्वी के बारे में जानकारी या पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? जियोग्राफी है या भूगोल है। भूगोल के शुरुआत जो करने का श्रेय जाता है वो यूनानियों को जाता है। भूगोल विषय को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है बेटा? यूनानियों को। भूगोल विषय जो है वो किसकी देन है? यूनानियों की देन है। और इन्हीं यूनानियों के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है हेकेटियस। क्या नाम है? हेकेटियस। इसी हेकेटियस को हम क्या कहते हैं? भूगोल का पिता। क्या कहते हैं बेटा? भूगोल का पिता, या फिर इसे ही कहा जाता है भूगोल का जनक। लेकिन कई किताबों में हम देखते हैं एक नाम आता है इरेटोस्थनीज का, और कई किताबों में लिख भी दिया है कि इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। गलत है। इरेटोस्थनीज ने केवल जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किया है, तो ये बात हमारे को ध्यान रखनी है। तो भूगोल का जनक अगर पूछे तो हेकेटियस, और अगर पूछे कि भूगोल शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये जो पहला प्रयोग है ये किया था इरेटोस्थनीज ने। ये भी यूनानी है, ये बात भी हमारे को ध्यान रखनी है। तो आपसे पूछे भूगोल का जनक कौन, तब तो हो जाएगा हेकेटियस, और भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो हो जाएगा इरेटोस्थनीज। इसके बाद हम देखते हैं कि भूगोल जो है उसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। भूगोल की शाखाएं देखो, भूगोल के अंतर्गत हम दो पक्षों का वर्णन करते हैं। एक तो भूगोल की शाखा है, इसे कहा जाता है मानव भूगोल। और मानव भूगोल के अंदर हम मानव से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में बात करते हैं। जैसे आपके जनसंख्या आ गई, उद्योग और व्यापार आ गए, है ना। इसके अलावा मानव के द्वारा जो सड़क निर्माण हो रहा है वो चीजें आ गई। और एक हम पहलू पढ़ते हैं इसके अंदर जिसे कहा जाता है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं भौतिक प्रदेशों को, भौतिक भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं जलवायु को, भौतिक भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं नदियों को। तो ये जो चीजें हैं वो भौतिक भूगोल के पहलू हैं, और मानव से संबंधित जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो कहलाता है मानव भूगोल। यहां पर भी पूछा जाता है कि मानव भूगोल का एक तो जनक पूछा जा चुका है, कौन है बेटा? तो फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल का जो जनक है वो कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। और इधर अगर पूछा जाए कि भौतिक भूगोल का जो जनक है ये जनक कौन है,
तो कौन होगा? एवी हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एवी हम्बोल्ट या फिर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। एक और है पोलिडोनियन, पेलिडोनियन। ये दोनों ही व्यक्ति जो हैं वो भौतिक भूगोल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में पूछा जाता है कि जो जियोग्राफी है, इस जियोग्राफी के अंदर जो भारत है, इस भारत को विश्व के मानचित्र पर, भारत को विश्व के मानचित्र पर पहली बार किसने दर्शाया? किसने दर्शाया बेटा? तो यह भूगोलवेता था टोलमी। आप सबने नाम सुना है। और इस टोलमी की आपको एक पुस्तक भी याद रखनी है। कौन सी है इसकी पुस्तक? तो टोलमी ने एक पुस्तक लिखी है बेटा, भारत का भूगोल। यह बात हमने को ध्यान रखनी है। जियोग्राफी मानचित्र के बिना अधूरी है। और मानचित्र का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? मानचित्र का जनक या फिर विश्व के मानचित्र का पहली बार चित्र बनाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? किसी को पता हो? नहीं, मार्टिन बेहम तो ग्लोब बनाया था उसने। तो मार्टिन बेहम ने तो बनाया है ग्लोब। इस व्यक्ति का नाम है अनेक्सिमेंडर, है ना। तो मानचित्र के जनक की जब बात आएगी तब हम करेंगे अनेक्सिमेंडर। यह वो व्यक्ति है जिसने पहली बार क्या बनाया है? मानचित्र। और मानचित्र भी कौन सा बनाया है इसने? विश्व का। और विश्व के मानचित्र पे जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत को दर्शाने वाला व्यक्ति कौन है? टोलमी। और इसी मानचित्र को हुबहू एक गोल गेंद के ऊपर जो बनाने का काम किया और हुबहू पूरी जो पृथ्वी बना दी, अब नाम आता है उस व्यक्ति का जिसे हम कहते हैं मार्टिन बेहम। तो यहां पे हमें यह भी याद रखना है कि ग्लोब जो पृथ्वी का छोटा रूप है, ग्लोब का निर्माता, या फिर हम बात करते हैं ग्लोब के जनक की, तो इस व्यक्ति को हम जानते हैं किसके नाम से? मार्टिन बेहम के नाम से। यह बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये सामान्य बातें हो जाती है आपके किसको लेके? जियोग्राफी को लेकर। शुरू कर रहे हैं आज भारत की जियोग्राफी। तो भारत की जियोग्राफी जब अपन शुरू करते हैं, या वर्ल्ड में कहीं की भी राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ोगे या अमेरिका की जियोग्राफी पढ़ोगे, उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी के बारे में। और पृथ्वी के बारे में चाहे से तुम समय की गणना कर लो, चाहे से तुम स्थान की गणना कर लो, तो मोटा मोटा आपको दो चीजें जरूर याद होनी चाहिए, और वो चीजें होगी अक्षांश और देशांतर। अगर आपको अक्षांश और देशांतर की नॉलेज है तो आपकी 60% जियोग्राफी यहाँ पे कवर होती है। क्योंकि अक्षांश और देशांतरों के बिना ना तो हम भूगोल के अंदर समय तिथि की गणना कर सकते हैं, और ना ही अक्षांश और देशांतरों के बिना हम किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में पता लगा पाएंगे। तो ये बात भी हमारे को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ही जब हमारा टॉपिक आता है भारत का सामान्य परिचय, ये हमारा पहला टॉपिक है एसएससी, रेलवे और सेंट्रल की वैकेंसियों का। तो इस के अंतर्गत हमारी पहली चीज क्या आएगी? तो सामान्य परिचय में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? किसी भी देश की स्थिति एवं उसका विस्तार। और स्थिति एवं विस्तार की जब बात आती है हमारे सामने, तो हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में? अक्षांश और देशांतरों के बारे में। तो हम सबसे पहले मोटे मोटे रूप में देखते हैं क्या होते हैं अक्षांश और क्या होते हैं देशांतर। अक्षांश रेखाएं, पहले हम बात करेंगे इनके बारे में। तो इसको फटाफट मोटा मोटा समझना है आपको कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर है नहीं, लेकिन किसी भी स्थान की स्थिति को या किसी भी कटिबंध को ध्यान रखने के लिए हमने पूरब से पश्चिम काल्पनिक रेखाएं खींची है।
जो पूरी पृथ्वी के ऊपर गोलाकार बनाई हुई है और एक वृत्त के आकार में है ना। तो सबसे पहले जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश। हमारी पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई वृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं या आडी रेखाएं या लेटिट्यूड रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, जिनमें पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है। एक जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है उत्तर दिशा में, उसे तो कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और एक जो भाग दक्षिण में है इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि गोलार्ध की दृष्टि से हमारा जो भारत है, यह भारत कौन से गोलार्ध में आता है? तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। जब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश बांट देती है पृथ्वी को, तो 0 डिग्री के ऊपर भी 90 अक्षांश रेखाएं बनाई गई हैं और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या बनाई गई हैं? 90 अक्षांश रेखाएं। और ये सभी की सभी 90 अक्षांश रेखाओं में अगर हम नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल को छोड़ दें, है ना, या फिर मैं कहूं कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को छोड़ दूं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को छोड़ दूं, तो बाकी के सभी 89 जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्ण वृत्त हैं। क्या है? पूर्ण वृत्त। जबकि ये दो हैं वो केवल बिंदु हैं, वृत्त नहीं है तो अक्षांश ही, लेकिन अक्षांश रेखा ही नहीं कहलाएगी, ये केवल अक्षांश कहलाएंगे। तो यहां पे 3 चीजें हमारे सामने आती है। पहला सवाल बनेगा कुल अक्षांश कितने हैं? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं एक बार। तो कुल अक्षांश की जब बात होगी तो 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में और एक 0 डिग्री अक्षांश जो है वो मध्य में है। तो 90 90 80 181 अक्षांश हैं। कुल अक्षांश कितने हैं? 181। अगर मैं पूछूं कि कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं, या मैं पूछूं कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्योंकि ये दो हमने केवल बिंदु माने हैं। अगर मैं ये बनाता हूं तो ये बिंदु है, और अगर मैं बिल्कुल बारीक सा भी बना देता हूं और इसके बीच में अगर खाली जगह है, इसका अगर व्यास है, तो ये वृत्त है फिर। ठीक है ना? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो कुल अक्षांश वृत्त पूछे जाएंगे तो 2 को छोड़ दो, 89 प्लस 89 प्लस 0, सबसे बड़ा वृत्त यही है ना? तो कितनी हो जाएगी? 179। कुल अक्षांश रेखाओं की भी बात करूंगा तो भी 179। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर हम उत्तरी अक्षांशों में किसी देश की गणना करते हैं तो अक्षांश हमेशा नीचे से गिने जाएंगे। अगर हम दक्षिणी अक्षांश में गणना करते हैं तो दक्षिणी अक्षांश में जो अक्षांश होंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। यानी कि आप यहां पे देखो तो यहां से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। और इसी तरह से जब अपन दक्षिणी अक्षांशों में जाते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ गणना होगी। यह बात भी हमारे को ध्यान रखनी है। अक्षांश रेखाओं के मध्य ये जो दूरी है ये हमेशा बराबर होगी, और ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी? तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी सदैव बराबर कितनी? 111 किलोमीटर। यह बात हमें ध्यान रखनी है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। कितनी होगी? 111 किलोमीटर। यह बात ध्यान रखनी है।
अक्षांश रेखाएं हमेशा पूर्ण वृत्त होगी। अक्षांश रेखा सदैव क्या होगी? पूर्ण वृत्त होगी। इनका उपयोग जलवायु का निर्धारण करने हेतु, जलवायु का निर्धारण करने हेतु तथा दो स्थानों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सभी के मध्य 111 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसलिए कहीं की भी दूरी आप निकाल सकते हो। अगर एक देश 8 डिग्री पे है और दूसरा देश 10 डिग्री पे है तो दोनों के मध्य की दूरी 222 किलोमीटर ही होगी। कहीं पे ही चले जाओ, 111 प्लस 111, 8 और 10 डिफरेंस कितना निकला? 222। तो ये चीज काम करती है अक्षांशों की। अक्षांश रेखाओं के ऊपर हमें 4 प्रमुख अक्षांश तो याद होने ही चाहिए। उत्तरी गोलार्ध के 3 अक्षांश, ये 0 डिग्री, ये भूमि को 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। इसके ऊपर एक रेखा होगी, इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 के ऊपर एक होगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो आर्कटिक सागर से गुजरती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आर्कटिक रेखा। और जो 90 डिग्री होगा वो कहलाएगा उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। सूर्य का प्रकाश 66.5 डिग्री के बाद पृथ्वी के दोनों ही गोलार्धों में पहुंचता ही नहीं है, इसलिए 66.5 डिग्री के बाद हमेशा दोनों ही गोलार्धों में बर्फ जमा हुआ मिलेगा आपको। उत्तरी गोलार्ध का जो बर्फ का जमा हुआ हिस्सा है वो कहलाता है आर्कटिक क्षेत्र, और दक्षिणी गोलार्ध का जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे का जो क्षेत्र है वो कहलाता है अंटार्कटिक क्षेत्र। ये बात भी हमारे को ध्यान रखनी है। दक्षिणी अक्षांश की 23.5 डिग्री जो रेखा होगी वो कहलाती है मकर रेखा, और दक्षिणी अक्षांश की जो 66.5 डिग्री है वो अंटार्कटिक सागर से गुजरती है, इसलिए इसको जाना जाता है किसके नाम से बेटा? अंटार्कटिक रेखा के नाम से। और दक्षिणी जो 90 डिग्री है उसे 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसे कटिबंध से संबोधित किया जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध। तो यहां हमने क्या देखा कि अक्षांश रेखाएं जो होती है वो पूरब से पश्चिम खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो अपने आप में पूर्ण वृत्त होती हैं। इनमें सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वो 0 डिग्री अक्षांश होती है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वृत्त कहा जाता है, जो पूरी पृथ्वी के ऊपर बनाया गया है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अक्षांशीय गोलार्धों की दृष्टि से हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 179। अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है? 179। कुल अक्षांश कितने हैं? 181 अक्षांश हैं। अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा बराबर होगी। अक्षांश रेखाओं के मध्य हमेशा दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है अक्षांश को लेकर। काम क्या करती है ये? तो समय गणना और दो स्थानों के बीच की दूरी। समय गणना आएगी क्या? जलवायु आएगी। समय गणना का काम करेगा कौन? देशांतर। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये सारी बातें हो जाती है मोटी मोटी किसको लेके? अक्षांश रेखा को लेके। किसी को कोई कंफ्यूज है क्या? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कटिबंध कहलाएगी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अंटार्कटिक रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये सारी बातें हो गई अक्षांश को लेके। इसके बाद में हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। ये भी छोटा सा के समझ लो, लिखना नहीं है हमारे को, इसको केवल समझना है। देशांतर रेखाएं लिखने का काम तो हम सीधा भारत से करेंगे। अब देशांतर रेखाएं भी क्या होती है? तो जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर
पूरब से पश्चिम काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, उसी तरह से हमारी पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण लंबी रेखाएं भी खींची गई हैं। और ये लंबी रेखाएं जो हैं ये क्या कहलाती हैं? तो ये रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं। ये देशांतर रेखाएं सदैव अर्धवृत्त होंगी। क्या होंगी? आधा वृत्त होंगी, अर्धवृत्त होंगी। इनमें एक प्रधान देशांतर होता है। एक क्या होता है बेटा? इनमें प्रधान देशांतर, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। और ये 0 डिग्री जो देशांतर है ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जो भाग है वो तो कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम में जो भाग है बेटा वो क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। देशांतरीय दृष्टि से हमारा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अर्थात ग्लोब पे भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है हम। ये बात ध्यान रखनी है हमें, है ना भाई। देखो हमने बात की है कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से तो है उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर आ गया, और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, तो पूर्व में आ गया। तो इसका मतलब उत्तर में तो है ही है भारत, और पूर्व में भी उसको करो तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा बन जाती है उसे उत्तर पूर्वी कहते हैं। तो भारत की ग्लोब पे स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। यह बात हमें ध्यान रखनी है। अब ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये पूरी पृथ्वी के ऊपर खींची गई हैं, और इन देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो 360 है, जिन्हें हम डिग्री से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डिग्री से दर्शाते हैं। 0 डिग्री के पूर्व में जब भी आप जाओगे तो समय हमेशा बढ़ेगा, समय सदैव बढ़ेगा। किधर जाने पे? पूर्व में जाने पे। और 0 डिग्री से पश्चिम में आप जब भी आओगे समय सदैव क्या होगा? घटेगा। 0 डिग्री जो प्रधान देशांतर है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के बिल्कुल मध्य से गुजरने के कारण इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है बेटा? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। यह बात भी ध्यान रखनी है। अब जब अपन 0 डिग्री के पूर्व में जाते हैं तो कुल देशांतर कितने हैं? आधे वृत्त है तो इस तरह से बढ़ेंगे तो 90 हैं। कितने हैं बेटा? 90 हैं। और 0 डिग्री से पश्चिम में भी आ जाओगे तो भी देशांतर कितने हैं? 90 हैं। तो 90 देशांतर किधर है? गलत, 180 है। तो तुम क्यों यहां बढ़ रहे हो जब मैंने यहां पहले ही 360 लिख दिया? क्लास में रहो, मुझे भी पता है घर जाने का टाइम हो गया, लास्ट क्लास है ये। ध्यान रखो कितने अक्षांश होंगे, और 0 डिग्री के पश्चिम में कितने होंगे? 180। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी। 180 और 180 कितने हो गए? 360। 0 डिग्री से पूर्व में जाएंगे समय हमेशा, 0 डिग्री से पश्चिम में आएंगे समय हमेशा। देशांतरों का काम क्या होता है? समय गणना। देशांतर रेखाएं समय व तिथि का क्या करती है? निर्धारण करती है। देखो 0 डिग्री रेखा तो कर रही है समय का निर्धारण, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर यहां पे 360 कुल डिग्रियां हैं तो आप इसको यह समझो कि 8वीं क्लास में जब आपने चांदे का प्रयोग किया था तो चांदा ऐसा था, और चांदा जो खत्म होता है वो 0 से शुरू होता था यहां पे, और खत्म कहां पे होता था? यानी कि अगर मैं 2 चांदे यहां पे जोड़ दूं तो ये स्थिति बन जाएगी। तो दूसरा चांदा भी 0 से शुरू होगा 180 पे। तो अगर यहां पे सामने तुम्हें 0 डिग्री दिख रही है तो जस्ट इसके पीछे कौन सी रेखा है? 180 डिग्री है। अब जो चीज सामने वाली चीज के पीछे है वहां पे प्रक्रिया हमेशा विपरीत होगी। समझ रहे हो? तो जब अपन 0 डिग्री के पूर्व में जा रहे हैं तो समय बढ़ रहा है, लेकिन 180 डिग्री के अगर पूर्व में आओगे तो समय, ध्यान रखना है, यह बात वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 0 डिग्री को तो ग्रीनविच रेखा कहते हैं,
और जहां पे कल्पना करो आप पश्चिमी 180 डिग्री है, इस 180 डिग्री देशांतर को तिथि की गणना करने के काम में आता है, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। सवाल पूछा जा चुका है कि कितनी डिग्री रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर को, पूरे पश्चिम नहीं होगा क्योंकि ये तो सेंटर है, तो 180 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देखो क्रिया क्या होगी, जो फ्रंट के ऊपर क्रिया हो रही है उसका अपोजिट होगा, यहां उल्टा हो जाएगा, विलोम होगा। तो 180 डिग्री के पूर्व में जाने पे समय बढ़ रहा है। अब 180 डिग्री के पूर्व में आओ, क्योंकि इधर पूर्व में इधर थोड़ी आओगे, इधर आओगे पूर्व में, तो 180 डिग्री के पूर्व में आओगे तो एक दिन कम हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये फैक्ट दिमाग में बिठा लेना। 180 डिग्री रेखा के पूर्व में जाने पर एक दिन क्या हो जाता है, घट जाता है, तथा पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और वहीं इसके सामने जो 0 डिग्री उसमें पूर्व में जाने पे समय बढ़ेगा, पश्चिम में आने पे समय घटेगा, अपोजिट क्रियाएं होंगी। देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बराबर नहीं होती है, बीच में जो दूरी होगी वो तो होगी ज्यादा। तो अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं पे सर्वाधिक दूरी कहां होती है, तो भूमध्य रेखा पे इन पे सबसे ज्यादा दूरी होती है, जो 111.32 किलोमीटर होती है। जैसे ही आप उत्तरी और दक्षिणी भागों में जाएंगे, दो देशांतरों के मध्य दूरी कम होती चली जाएगी, और यह दूरी सबसे कम होती है ध्रुवों पर। कितनी? 0 किलोमीटर। तो आपसे पूछे कि 90 डिग्री या 90 डिग्री दक्षिणी या उत्तरी अक्षांश पे या ध्रुवों पे देशांतर रेखा की दूरी कितनी होती है? 0 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां होती है? मध्य अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश पे होती है, भूमध्य रेखा पे होती है। कितनी? 111.32 किलोमीटर। तो ये सारे फैक्ट आते हैं इसको लेके। दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोर। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को कटिबंध। और जब गोर और कटिबंध मिलते हैं तो ग्रिड पैटर्न का निर्माण करते हैं। ग्लोब पे देख लेना, इस तरह का पैटर्न बनता है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मिलन जो होता है वो कौन सा पैटर्न बनाता है? ग्रिड पैटर्न का निर्माण करता है। तो ये सारी बातें आ जाएगी किसको लेके? देशांतर रेखाओं को लेके। अक्षांश समझ गए, देशांतर समझ गए। अब अपन शुरू करते हैं अपने भारत के बारे में। तो अब अपना जो टॉपिक होगा वो भारत के सामान्य परिचय का पहला टॉपिक होगा, जिसके अंतर्गत आएगी भारत की स्थिति व भारत का विस्तार। भारत की अगर मैं स्थिति की बात करूं, किस पे? विश्व के मानचित्र पे। तो भारत जो है वो विश्व के मानचित्र पे इस तरह से यहां पे है एशिया, और इसी एशिया के अंदर इस तरह से मान लो चतुर्भुजाकार है ना भारत की आकृति। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भारत विश्व के मानचित्र पे कहां पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, पहली बात। अब एशिया के मानचित्र पे देखो कहां है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो एशिया के मानचित्र पे दक्षिण में भी कहां? बिल्कुल सेंटर में है। तो एशिया के मानचित्र पे भारत, एशिया के मानचित्र में भारत कहां है? मध्य दक्षिण में है। पहली बात हमारे को याद रखनी है, भारत विश्व के मानचित्र पे या ग्लोब पे कहां है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। एशिया के मानचित्र पे कहां है? तो मध्य दक्षिण में है। दो बातें क्लियर। अब अपन बात करते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति।
भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। अक्षांश और देशांतर पढ़ लिए ना तुमने? हां, अब आप देखो भारत को, ब्लैक क्यों नहीं बन रहा? इस तरह से। हाँ भाई, देखो अब भारत अक्षांशीय स्थिति से कहां शुरू होता है? तो भारत की मुख्य भूमि तो यह है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के अंदर एक, आपने पढ़ा होगा कि भारत की जलीय सीमा कहां तक होगी? 12 समुद्री मील तक होगी, और 12 समुद्री मील तक समुद्र में जो भी चीज होगी वो भारत के अधीन आएगी। तो 12 समुद्री मील तक विस्तार है किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी किसका हिस्सा है? भारत का, और भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो दो तरीके से अक्षांशीय स्थिति अपने को याद रखनी है। एक तो आपसे पूछेगा मुख्य भूमि के ऊपर स्थिति। तो देखो, जब मुख्य भूमि पे भारत की स्थिति पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू होता है। मुख्य भूमि पे भारत की अक्षांशीय स्थिति कहां से शुरू होगी? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। क्यों? क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में। अब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना? लद्दाख पे आ जाओ, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा विस्तार पाया जाता है। भारत कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा विस्तार है। लेकिन भारत का मुख्य अक्षांशीय विस्तार, अब मुख्य पूछ लिया उसने, तो अंडमान निकोबार द्वीप के निकोबार द्वीप समूह का बिल्कुल दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? पिग्मिलियन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? पिग्मिलियन। यहां से हमारी अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 45 मिनट कितनी है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह बात ध्यान रखनी है। अगर भारत की मुख्य अक्षांशीय स्थिति पूछे तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत की सामान्य अक्षांशीय स्थिति पूछे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब अक्षांशों का अंतर पूछे कितने अक्षांशों में फैला है, तो 37 6 में से 8 4 को माइनस कर दो, या 37 6 में से 4 5 को माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। यह बात ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो हमारी अक्षांशीय स्थिति कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। हम कुल कितने अक्षांशों में फैले हैं? तो 37 डिग्री 6 मिनट में से माइनस कर देंगे किसको? 8 डिग्री 4 मिनट को। 6 में से 4 गए 2, इधर कर दो, 17 में से 8 गए 9, यहां क्या रह गया? 2। तो भारत जो है वो 29 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांशों में फैला है, या फिर भारत कुल 29 अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है। 29 अक्षांश कैसे गिनोगे? तो गिन लो, 8 9 10 11 12 37 तक जाओगे 29 ही आएंगे। तो भारत कुल कितने अक्षांशों में? लगभग 29 अक्षांशों में, या 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में फैला है। जब 10 मिनटों को जोड़ दोगे 60 मिनटों को, तो 1 डिग्री बन जाएगी यहां पे।
ठीक है ना। तो ये बात हमारे को ध्यान रखनी है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया भाई, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि पे पूछे तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, या फिर पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यहां तक कोई समस्या? आगे चले, देशांतरीय विस्तार, तो हम पूर्वी देशांतर में हैं, तो हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे, इसीलिए यहां से हमारा तो गुजरात के गौर माता से तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, कहां से शुरू होगा हमारा, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से अरुणाचल प्रदेश के किबुतु नामक स्थान पे चले जाओ, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। अक्षांशीय विस्तार कितना रहा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। भारत कुल कितने देशांतरों में फैला है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से माइनस कर दो 68 डिग्री 7 मिनट को, 25 में से 7 गए 18, 25 में से 7 गए 18, इधर 17 में से 8 गए 9, 8 में से 6 गए 2, तो 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतरों में भारत फैला है। हाँ, कलर चेंज कर दे, में बिल्कुल करते हैं साहब, अभी कलर चेंज कर देते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरीय विस्तार पूछे कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर टोटल पूछे कि कुल कितने अक्षांशों में फैला है, तो भारत 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में फैला है। भारत कितने देशांतरों में फैला है, 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला है। यह बात भी हमारे को ध्यान रखनी है। यहां तक कोई समस्या? अब यह तो हो गया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसके बाद में बात करते हैं हम भारत के सुदूर पूर्वी, सुदूर पश्चिमी, उत्तर दक्षिणी बिंदुओं को लेके, या भारत के अंतिम बिंदुओं या छोर को लेके। तो यहां पे देखो कि भारत के अगर हम अंतिम पूर्वी छोर की जब बात करते हैं ऐसे, तो भारत का जो अंतिम पूर्वी छोर है वो 97 डिग्री 25 मिनट पे होगा, क्योंकि यहीं से शुरू होता है हम। तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम है किबुथु। क्या नाम है? तो भारत का अंतिम पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु है। यह बात ध्यान रखनी। भारत का अंतिम पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गुजरात के सर क्रीक नामक स्थान पर एक क्षेत्र या गांव आता है जिसे कहा जाता है गोहर माता। यह भारत का अंतिम बिंदु है पश्चिमी। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किबुथु, जो वलांगू के अंदर स्थित है, वलांगू जिला किबुथु गांव। भारत का सुदूरतम पश्चिमी क्षेत्र पूछे जहां पे आके भारत समाप्त हो जाएगा, पाकिस्तान शुरू हो जाएगा, तो गुजरात के सर क्रीक में स्थित गोहर माता। इसी तरह से हम भारत के उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं की बात करते हैं। भारत का सुदूरतम उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा भाई? तो इंदिरा कोल। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कोल। कहां? लद्दाख में है इंदिरा कोल। यह है भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु। पहले जम्मू कश्मीर में था, अब जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख ऊपर चला गया, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर स्थित है इंदिरा कोल। सुदूरतम का मतलब अंतिम, खत्म हो जाना, तो सुदूरतम वहां पे आके भारत खत्म। अब इंदिरा कोल के बाद जब तुम जाओगे तो क्या शुरू हो जाएगा? अब देखो यही तो बात है, तुम्हें प्रैक्टिस ही नहीं है। और पाकिस्तान बेचारो अट्ठा ही है,
फिर अठ आ गयो अफगानिस्तान, अटू शुरू हो गयो चीन, अफगानिस्तान के पास है, अफगानिस्तान शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और सुदूरतम दक्षिणी बिंदु, तो अब यहां पे दो सवाल बनेंगे। भारत की मुख्य भूमि का अंतिम दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि यही है भारत की, तो यहां का दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट पे जो है वो है रामेश्वरम। कौन सा है, कहां है, कन्या तमिलनाडु। भारत का सुदूरतम अंतिम बिंदु अब आएगा इंदिरा पॉइंट, लेकिन इंदिरा पॉइंट अब पानी में जलमग्न हो गया, अब जो दिख रहा है वो है पिग्मिलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, पिग्मिलियन पॉइंट। ये कहां पे पिग्मिलियन पॉइंट, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु हमें याद रखना है। सुदूरतम पूर्वी कौन सा है, किबुथु, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कौन से गांव में होगा, किबुथु में। भारत में सबसे बाद में सूर्योदय कहां होगा, गौहर माता में। भारत में सबसे पहले सूर्य अस्त कहां होगा, जटा उगी बटी तो ढली, मैं आंगली अठाई अठाई बोल दू, मार साहब की आंगली अठाई बोल दो, अरे दिमाग लगाया करो। जटा सूरज उगी ना बटे पहली ढलसी, तो ध्यान रखना सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों पहले अरुणाचल प्रदेश में होंगे, सूर्य उदय और अस्त सबसे बाद में गुजरात में होंगे, ठीक है ना। सुदूरतम उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख, सुदूरतम दक्षिणी मुख्य भूमि पे रामेश्वरम तमिलनाडु, सुदूरतम दक्षिणी बिंदु अंतिम रूप से तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का पिग्मिलियन पॉइंट। ये सारी बातें आ गई है बिंदुओं को लेके। अब बात आती है साहब कि भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो देखो उत्तर से दक्षिण तो होगी भारत की लंबाई कितनी, 3214 किलोमीटर, ये तो होगी भारत की लंबाई, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम होगी चौड़ाई 2933 किलोमीटर। भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है जो उत्तर से दक्षिण है। भारत की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर है। यह बात भी हमारे को ध्यान रखनी है। यहां तक कोई समस्या आ गया समझ में, चले साहब गुरुजी आगे चलते हैं भाई फिर तो। अब देखिए साहब हम बात कर रहे हैं भारत के सीमाओं को लेकर, हम बात करेंगे भारत की सीमाओं को। तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देशों की जब बात होगी तो हम भारत को दो तरह से बांटेंगे, क्योंकि भारत की तो जलीय सीमा भी है और भारत की स्थलीय सीमा भी है। चले देखो, गुजरात से लेके यहां पश्चिम बंगाल तक जो भारत है उसकी स्थलीय सीमा आती है। पहले हम बात करेंगे पड़ोसी देश या फिर भारत की सीमाओं को लेके। तो हमारा ये जो पहला पॉइंट होगा यह होगा केवल और केवल किसको लेके, भारत की स्थलीय सीमा को लेके। और दूसरा जो पॉइंट होगा जिसको अपन पढ़ेंगे वो होगी भारत की जलीय सीमा। तो पहले हम केवल बात कर रहे हैं स्थलीय सीमा की, जो 15,200 किलोमीटर लंबी है और जिसकी शुरुआत होती है कहां से, तो ये शुरू होती है गुजरात से और इसका समापन होता है कहां पे जाके, पश्चिम बंगाल में जाके। गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक जो हमारे भारत की स्थलीय सीमा है, ये कुल 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगेगी, 7 देशों से लगेगी। तो यह बात ध्यान रखनी है कि भारत की स्थलीय सीमा
कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ लगती है, जिसकी शुरुआत गुजरात राज्य से होती है और पश्चिम बंगाल तक चली जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। वो 7 देश हैं कौन कौन से? तो यहीं पे हम यूज लेंगे एक ट्रिक। कौन सी? बचपन में या बचपन से MBA किया, ये हो गए 7 देश। ठीक है ना? तो सबसे पहली जो सीमा लगती है हमारी, वो किससे लगती है? बांग्लादेश से। और जो क्या है? सबसे ज्यादा है। 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा हमारी किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। क्लियर है ना? हमारी सीमा बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगती है, 4,096 किलोमीटर। 6 से हो जाएगा क्या? चीन। प से पाकिस्तान। न से नेपाल। M से म्यांमार। B से भूटान। और A से आपके हो जाएगा अफगानिस्तान। सबसे कम 106 किलोमीटर। यह बात हमें ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत कुल कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ, जिसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 7 देश कौन कौन से हैं? तो बचपन से MBA किया, ब से बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा, और भारत और बांग्लादेश के बीच में यहां पे ये जो सीमा बनती है, ये पूरी सीमा, इसे कहा जाता है 0 डिग्री लाइन। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री लाइन। दूसरी सीमा हमारी लगती है किससे? चीन से। जो ये वाली यहां से लेके यहां तक की ये सीमा है चीन से, इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। तीसरी सीमा लगती है पाकिस्तान। गुजरात से लेके लद्दाख तक ये जो सीमा लगती है, इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। फिर उसके बाद में नेपाल से जो रेखा लगती है उसका कोई नाम नहीं है। म्यांमार से जो रेखा लगती है उसे कोको चैनल, क्या कहा जाता है? कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। भूटान से कोई नाम नहीं है। फिर इसके बाद में अफगानिस्तान से एक सीमा लगती है हमारी यहाँ पे, जिसे किसके नाम से? डुरंड रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। 7 देशों से सीमाएं लगती है, 2 के नाम नहीं है, केवल किसके? नेपाल के और भूटान के। बाकी सब के क्या है? नाम है। तो ये बात भी आपको मोटे मोटे रूप में ध्यान रखनी है। अब जिस तरह से भारत दूसरे देशों से सीमा बना रहा है, तो यहां से लेके यहां तक 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं। समझ रहे हो? गुजरात से शुरू होके पश्चिम बंगाल तक जब हम आएंगे, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, यूपी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इस तरह से 16 राज्य होंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 18 वो होंगे जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ क्या साझा करेंगे? सीमा। हमारे को यह भी याद रखना है कि किस देश के साथ में भारत का कौन सा राज्य सीमा बनाएगा। 3 देशों के साथ तो 5-5 राज्य सीमा साझा करेंगे, 2 के साथ में 4 देशों के साथ में तो 5-5, 2 के साथ में 3-3 और 1 के साथ में 1। सबसे छोटी सीमा बनाएगा लद्दाख अफगानिस्तान के साथ में। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। तो यहां तक अगर आपको कोई समस्या है, यहां तक अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछें, नहीं तो फिर हम सामान्य परिचय लिखने की शुरुआत करते हैं। कोई समस्या है क्या?
आयो टेमो को अंग्रेजी में जियोग्राफी से संबोधित करते हैं। भूगोल शब्द को अंग्रेजी में जियोग्राफी से संबोधित करते हैं, जो लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के जो लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जो जियो और ग्राफो है। जो जियो और ग्राफो है। जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना। अर्थात भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। अर्थात भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। भूगोल विषय को स्वतंत्र रूप से प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय। नेक्स्ट पॉइंट, भूगोल विषय को स्वतंत्र रूप से प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय यूनानियों को जाता है। यूनानियों को जाता है। भूगोल का पिता या जनक भूगोल का पिता या जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का पिता या जनक हिकेटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। मानव भूगोल, जिसका जनक फ्रेडरिक रेटजेल है। मानव भूगोल जिसका जनक फ्रेडरिक रेटजेल है। मानव भूगोल जिसका जनक फ्रेडरिक रेटजेल है तथा भौतिक भूगोल जिसका जनक ए.वी. हम्बोल्ट वह पेलिडोनियन को कहा जाता है। ए.वी. हम्बोल्ट वह पेलिडोनियन को कहा जाता है। भूगोल में नेक्स्ट पॉइंट, भूगोल में मानचित्र का बड़ा महत्व है। भूगोल में मानचित्र का बड़ा महत्व है
तथा पहली बार मानचित्र बनाने का श्रेय तथा पहली बार मानचित्र बनाने का श्रेय अनेक्सिमेंडर को जाता है। तथा पहली बार मानचित्र बनाने का श्रेय अनेक्सिमेंडर को जाता है, जिस कारण इन्हें मानचित्र का जनक कहा गया है। एनेक्सिमेंडर को जाता है, जिस कारण इन्हें मानचित्र का जनक कहा गया है। नोट लगा के लिखो। विश्व के मानचित्र पर पहली बार भारत को दर्शाने वाला व्यक्ति, विश्व के मानचित्र पर पहली बार भारत को दर्शाने वाला व्यक्ति टॉलमी था। टॉलमी, जिसकी पुस्तक का नाम भारत का भूगोल है, जिसकी पुस्तक का नाम भारत का भूगोल है। वह जनक मार्टिन बेहम को कहा जाता है। ग्लोब का निर्माता वह जनक मार्टिन बेहम को कहा जाता है। मार्टिन बेहम को कहा जाता है। मार्टिन बेहम को कहा जाता है। लास्ट लाइन, पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति कैसी है? वृत्ताकार। वेरी गुड। जियोड है, लघुवक्षकार। ना वृत्ताकार है, ना गोलाकार है, ना अंडाकार है। हाँ, ध्यान रखना, ध्रुवों से चपटी है, किनारों से उभरी हुई है पृथ्वी वास्तव में। इसलिए पृथ्वी की आकृति है, हिंदी में बोले तो लघुवक्ष आकार, और इंग्लिश में बोले तो पृथ्वी की आकृति है जियोड, जिसका मतलब होता है ध्रुवों पर से चपटी और किनारों पर से उभरी हुई। कभी मानचित्र पे देखना, पृथ्वी को इस तरह से बनी हुई है, संतरे की तरह। संतरा चपटा होता है, ऊपर से किनारों पर से उभरा हुआ होता है, वैसी। ठीक है, हेडिंग डाल के छोड़ दो, भारत का सामान्य परिचय। अक्षांश और देशांतर मैंने पहले करवा दिया है। जिसने नहीं किया है, ये वीडियो चढ़ जाएगा शाम तक, वो आराम से अपनी कॉपी में अक्षांश और देशांतर कर लेना। ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में। कोई कंफ्यूज हो पूछे। तब तक के लिए धन्यवाद। एसएससी जीडी के लिए मैंने किताबें सबको बताती है, कौन से प्रकाशन की लेनी है। सबको नौकरी लगाए तुम्हें अब की बार एसएससी जीडी में। गुड आफ्टरनून।